हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हम पहले पार्ट में प्लेटो के बारे में हम जान चुके हैं और प्लेटो और सोक्रेटिस दोनों के बारे में इनकी जो फिलॉसफीज़ है क्या रही, इनके आइडियाज़ क्या रहे, वो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। जिन्होंने नहीं देखा वो फर्स्ट पार्ट हमारा देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए हम अब प्लेटो की बात करते हैं। प्लेटो जो कि स्टूडेंट्स रहे सोक्रेटिस के, उनके आइडियाज़ को, उनकी फ़िलोसफी को उन्होंने अपने अंदर उतारा। मतलब अपनी मोस्टली बुक्स में उनकी फ़िलोसफी में कहीं ना कहीं हमें सोक्रेटिस की जो आइडियाज़ है, उनके जो फ़िलोसफी है, वो देखने को मिलती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्लेटो का जो जन्म हुआ, जो प्लेटो के जो आइडियाज़ थे, प्लेटो की जो फ़िलोसफी है, वो कहीं ना कहीं देखे तो एक दोबारा से एक सोक्रेटिस को जन्म दिया। मतलब प्लेटो के रूप में सोक्रेटिस ने जन्म लिया। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लेटोज़ का जो आइडियल स्टेट का जो कंसेप्ट है वो क्या है, उसमें वो कौन कौन से पॉइंट्स को और कौन कौन सी थ्योरी को वो अपने रखते हैं कि सोसाइटी में एक आइडियल स्टेट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, या एक आइडियल स्टेट हमारे लिए किस तरह इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको किस आधार पर, किस बेसिक फ़िलोसफी पर उन्होंने अपने आइडियल स्टेट को क्रिएट किया और कौन से बेसिक आइडियाज़ थे, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और फिर नेक्स्ट हम इस वीडियो में फीचर ऑफ आइडियल स्टेट भी देखेंगे और कौन कौन से फीचर्स थे जिन्होंने आइडियल स्टेट को दिखाया, आइडियल स्टेट को बनाया, प्लेटो के आइडियल स्टेट को दिखाया और उसको बनाया। फर्स्ट में हम देखेंगे क्लास डिवीज़न। क्लास डिवीज़न में किस तरह से क्लास डिवीज़न से प्लेटो ने अलग अलग तरह की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस दी, आइडियल स्टेट का भी कंसेप्ट इसी के बेस पर है। और फिर सेकंड जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो हम देखेंगे, उसके क्रिटिसिज्म देखेंगे। देन लास्ट थ्योरी ऑफ एजुकेशन हम देखेंगे इस वीडियो में। अब थ्योरी ऑफ एजुकेशन से ही प्लेटो द थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग भी देते हैं, जो एजुकेशन में से ही निकल कर आती है। देन हम लास्ट में क्रिटिसिज्म देखेंगे और एक एड ऑन पॉइंट और एक और बुक्स के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेंगे इसी वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लेटोज़ का जो आइडियल स्टेट है, उसके जो प्लेटो ने उसकी जो डिस्कशन है, उसका जो बात की गई है, वो उन्होंने द रिपब्लिक बुक में की है। रिपब्लिक बुक में उन्होंने आइडियल स्टेट का डिस्कशन किया है कि इंडिविजुअल और स्टेट के बीच क्या रिलेशन है और किस तरह से वो अपने स्टेट को एक आइडियल स्टेट बना सकते हैं। तो रिपब्लिक बुक में ही अब प्लेटो स्टेट में 3 क्लासेस के बेस पर जो आइडियल स्टेट बना रहे हैं, उसको कैसे वो डिफाइन करते हैं, कैसे उन क्लासेस को एक डिफरेंट कैटेगरी में और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स उनको देते हैं। चलिए हम देखते हैं 3 क्लासेस कौन कौन सी है। हम फर्स्ट क्लासेस को देख लेते हैं। 3 क्लासेस कौन सी है? फर्स्ट है रूलिंग क्लास, सेकेंड वॉरियर एंड लास्ट प्रोड्यूसिंग क्लास। अब उन तीनों क्लासेस के बेस पे ही प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वो रखा गया है। अब जो आइडियल स्टेट है, इसको हम एक तरह से एक इमेजिनरी पिक्चर के रूप में देख सकते हैं। जैसे कोई पेंटर जब अपनी पिक्चर बनाता है तो वो क्या है, एक अपनी इमेजिनेशन पावर या इमेजिनेशन के बेस पर ही उस पिक्चर को ड्रॉ करता है। इसी तरह जो प्लेटो का जो आइडियल स्टेट का जो कंसेप्ट है, वो भी एक पेंटर की तरह है। कहीं ना कहीं प्लेटो अपने आइडिया के आधार पर वो आइडियल स्टेट को क्रिएट करते हैं। वो रियलिटी को वहाँ पर नहीं देखते कि रियल जो स्टेट होगा उसमें कौन कौन सी सिचुएशन या कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। कहीं ना कहीं प्लेटो का जो आइडियल स्टेट का जो कंसेप्ट है वो इमेजिनरी कह सकते हैं हम। मतलब उसको हम कहीं ना कहीं हम कल्पनावादी कह सकते हैं। तो अब इसी आइडियल स्टेट में प्लेटो 3 क्लास का जिक्र करते हैं, क्लासेस का, रूलिंग क्लास, वॉरियर एंड प्रोड्यूसिंग क्लास। फिलोसफर में की सबसे पहले वो बात करते हैं फिलोसफर की। आइडियल स्टेट में एक होगा फिलोसफर, और जो फिलोसफर वो होंगे जिनमें डोमिनेटिंग ट्रेट्स कौन से होंगे, रीजन के होंगे, रीजन होगा। और सोल्जर्स, सेकंड जो क्लास होगी वो सोल्जर की होगी, जिनमें डोमिनेट नेचर ट्रेट जो होगा वो होगा इमोशन का, और जो विर्चु होंगे वो होगा करेज का। नेक्स्ट है ट्रेडर्स।
ट्रेडर्स में जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो होगा एपिटाइट। एपिटाइट मीन्स इच्छा। ये इन तीनों क्लासेस को उन्होंने डिवाइड किया है और उन्हीं के बेस पर प्लेटो अपना आइडियल स्टेट बनाते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं प्लेटो अपने आइडियल स्टेट को एक इमेजिनरी की तरह लेते हैं। वो रियल में उसको, जो रियलिटी में जो स्टेट का जो कंसेप्ट होता है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें कि आइडियल स्टेट उनका जो बेस्ड है वो एक इमेजिनेशन पावर पर बेस्ड है। जब और इसी के बेस पर हम कह सकते हैं प्लेटो कहीं ना कहीं आइडियलिस्ट है। प्लेटो और सोक्रेटिस दोनों को हम आइडियलिस्ट बोलते हैं। और लेकिन प्लेटो हैं वो फोकस करते हैं आइडिया पर, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर फोकस नहीं करते। मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस नहीं करते। वो कहते हैं कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें वो चेंजेबल है, वो चेंज हो जाएगी, एक टाइम आने पर वो चेंज हो जाएगी। लेकिन जो आइडिया है वो हमारा परमानेंट है। वो आइडिया जो हमारे अंदर बनता है या जो आइडिया हम देखते हैं या बनाते हैं अपने माइंड में, वो कहीं ना कहीं परमानेंट रहता है। तो प्लेटो आइडिया पर ज़्यादा फोकस करते हैं और मेटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उस पर फोकस करते हैं। मार्क्स आइडिया को एक फॉल्स कॉन्शियसनेस कहते हैं कि एक झूठ, मिथ्या है, कुछ नहीं है, ये एक झूठ है, सिर्फ झूठ। आइडिया और आइडियोलॉजी को मार्क्स झूठ मानते बिल्कुल। चलिए, तो प्लेटो के कंसेप्ट में पर हम फिर से वापस आते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लेटोज जो आइडियल स्टेट है उसके पीछे उनकी क्या बेसिक फिलोसफी रही, क्या बेसिक आइडियाज़ रही। प्लेटो मानते हैं कि द स्टेट इज़ द इंडिविजुअल राइट लार्ज। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा इसको करेक्शन कर देते हैं। चलिए, तो प्लेटो यहाँ मानते हैं कि भाई जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन है उसी का एक बड़ा रूप है, एक बड़ा, जैसे हम कह सकते हैं कि ह्यूमन क्या है, एक मटर के दाने जैसा, और स्टेट क्या है, एक फुटबॉल की एक मतलब गोल सर्कल का एक बड़ा सर्कल, मतलब व्यक्ति का एक बड़ा ही रूप स्टेट है, प्लेटो मानते हैं। और इसी के बेस पे वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति अपने करेक्टरिस्टिक को, अपने चरित्र को डेवलपमेंट करना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसको श्रेष्ठ या एक आइडियल स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी के बेस पर वो आइडियल स्टेट का कंसेप्ट लेकर आते हैं और इसी एक और आइडिया या फिलोसफी पर वो अपना आइडियल स्टेट और देते हैं। 3 एलिमेंट ऑफ सोल, जो हमने अभी लास्ट में डिस्कस की कि फिलोसफी क्लास मतलब रूलिंग क्लास, प्रोड्यूसिंग क्लास और सोल्जर क्लास। इन तीनों क्लासेस के बेस पर जो आइडिया बनता है, जो आइडियल स्टेट बनता है, वो प्लेटो कहते हैं कि वो एक परफेक्ट और एक आइडियल स्टेट बनेगा जो इन तीनों की फॉर्म में सभी ह्यूमन अपना अपने करेक्टरिस्टिक्स को पहचानेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। देन थर्ड पॉइंट में बात करते हैं प्लेटो कि भाई जो स्टेट का जो इंटरेस्ट होगा वो कहीं ना कहीं ह्यूमन या व्यक्ति का ही इंटरेस्ट में होगा। मतलब जो स्टेट जो डिसीजन लेगा वो डिसीजन कहीं ना कहीं ह्यूमन को भी इफ़ेक्ट करेगा। मतलब स्टेट के डिसीजन से कहीं ना कहीं सिटीजन पर फर्क पड़ता है। तो इन 3 पॉइंट्स के बेस पर प्लेटो अपना आइडियल स्टेट का कंसेप्ट देते हैं। अब इसके फीचर ऑफ आइडियल स्टेट भी देख लेते हैं कि किस बेस पर या कि कौन कौन से फीचर्स प्लेटो अपने आइडियल स्टेट में इंक्लूड करते हैं। क्लास डिवीज़न हमने अभी किया था ना, क्लास डिवीज़न में कि फिलोसफर, सोल्जर्स, ट्रेडर्स, इन तीनों को कैटेगराइज किया है प्लेटो ने। और इन तीनों में अब कौन कौन इंक्लूड होता है। जो फिलोसफर होता है उसमें रीज़न होती है, और सोल्जर होता है उसमें करेज होता है, ट्रेडर्स जो होता है उसमें एपिटाइट होता है, मीन्स इच्छा होती है, इनमें साहस होता है, उत्साह, और फिलोसफर में विवेक। ये अपने विवेक से इन दोनों क्लासेस पर रूल करते हैं। चलिए, फिलोसफर्स जो होंगे वो हो सकते हैं, थिंकर भी हो सकते हैं और फिलोसफर भी हो सकते हैं और रूलर। ये तीनों क्या है, फिलोसफर्स की कैटेगरी में आएंगे। अब सोल्जर्स में वॉरियर्स और सोल्जर्स ये दोनों आएंगे, और ट्रेडर्स में लेबरर
और बिजनेसमैन या फार्मर, ये इस तरह की जो कैटेगरीज होगी जो प्रोड्यूसिंग क्लास में हो इंक्लूड होंगे वो ट्रेडर्स कैटेगरी में आएंगे। अगर ये तीनों, इन तीनों जो कैटेगरी को डिवाइड किया प्लेटो ने, इस बेस पर अगर सोसाइटी को रखा जाए तो एक कहीं ना कहीं हम एक आइडियल स्टेट को देख सकते हैं वहाँ पर। देन नेक्स्ट फीचर की बात करें तो प्लेटो अपना थ्योरी ऑफ जस्टिस को वहाँ यहाँ लेकर आते हैं। उसमें वो थ्योरी ऑफ जस्टिस को किस तरह डिफाइन करते हैं उसको हम देखते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर जस्टिस की बात की जाए कि आइडिया ऑफ जस्टिस क्या है, वो कहते हैं कि गॉड्स का आइडिया ऑफ जस्टिस इज़ परफेक्ट। कि जो गॉड का जो आइडिया ऑफ जस्टिस है वही परफेक्ट है। क्यों? अगर कोई डिसीजन या जस्टिस हम कर रहे हैं या हम डिसाइड कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हम बाई लिसनिंग टू आवर सोल, सोल को की सुनते, आत्मा की, हम अपनी आत्मा की सुनते हैं और उससे जो हमारे अंदर जो डिसीजन निकल कर आता है उस बेस पे हम जो क्या कह सकते हैं कि वो जस्टिस कह सकते हैं कि उस बेस पर हमने जस्टिस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा प्लेटो क्यों कहते हैं? प्लेटो मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो सोल है वो क्या है, पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ गॉड। सोल क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा परमात्मा का हिस्सा है या अंश है। ठीक है, तो इस बेस पे वो क्या अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस पुट करते हैं, रखते हैं। देन सेकेंड पॉइंट वो कहते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, कि कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं जस्टिस की। क्या होते हैं वो? कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, नॉन इंटरफेरेंस। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि जो आपको काम दिया गया है, जो प्रोड्यूसिंग क्लास को, जो सोल्जर्स क्लास को, जो रूलिंग क्लास को जो काम दिया गया वो अपना अपना काम अपने ढंग से करे। मीन्स जो जिसको जो दिया गया वो अपने आप करे, किसी को भी इंटरफेयर नहीं करे। और इसमें ही ऐसा ही है कि इसमें कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करेगा, सब अपना अपना काम करेंगे और इसमें अपना स्पेशल जो काम मिला वही करेंगे। और सेकंड पॉइंट में कहते हैं प्लेटो कि इस पॉइंट में नॉन इंटरफेरेंस, कि कोई किसी के भी काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्ट मीन्स कि आपस में बांधे रख, लैटिन वर्ड से बना है जस्ट। ठीक है, जो आपस में बांधे रखता है। हमारी सोसाइटी में हम ह्यूमन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। प्लेटो भी कहते हैं कि जस्ट मैन वही है जो अपने सोल से डिसीजन लेता है, जो मीन्स अपने सोल से। जस्ट स्टेट भी वही है जो अपने डिसीजन को, अपने इन जो कैटेगरीज को डिवाइड किया उनके बेस पे वो डिसीजन लेता है। और जस्ट मैन वो जो अपने सोल, अपनी आत्मा से डिसीजन लेता है, वही जस्ट मैन है, वही जस्ट स्टेट कहा जा सकता है। जो जो तीन कैटेगरीज में हमें डिवाइड किया है, ये जस्टिस की डिफाइन करते हैं प्लेटो। ठीक है, अब इसका क्रिटिसिज्म भी करते हैं काफ़ी लोग। तो क्रिटिसिज्म में क्या क्या है? क्रिटिसिज्म में हम देखते हैं कि प्लेटो कहीं ना कहीं मोरल पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जस्टिस के मोरल पार्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो लीगल पार्ट पर फोकस नहीं करते हैं। देन हम कह सकते हैं कि प्लेटो कहीं ना कहीं आदर्शवादी है, वो लीगल तौर पर जस्टिस को डिफाइन नहीं कर पा रहे। देन हम देखते हैं कि मॉडर्न लार्ज स्टेट में ये कहीं भी अप्लीकेबल होना पॉसिबल नहीं है। और थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं कि अ सिंबल ऑफ डेस्पोटिज्म, कहीं ना कहीं निरंकुशतावादी हमें उनके थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिखाई देखने को मिलती है। और किस तरह वो क्लासेस को डिफाइन करके जस्टिस को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अनडेमोक्रेटिक है। ठीक है, देन जस्टिस में अब अगर कोई किसी के काम में इंटरफेयर करता है तो प्लेटो ने उस कंडीशन में क्या राइट है उसके लिए या फिर क्या पनिशमेंट की गई है, ऐसा कोई उन्होंने ऐसी कोई डिस्कशन अपने बुक द रिपब्लिक में नहीं की। देन हम नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एजुकेशन देखते हैं कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन से वो कैसे आइडियल स्टेट का कंसेप्ट में अपने इंक्लूड करते हैं। आइडियल स्टेट के कंसेप्ट में थ्योरी ऑफ एजुकेशन को कैसे इंक्लूड करते हैं। थ्योरी ऑफ एजुकेशन में वो क्या है कि एक प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन का वो प्रोसेस लेकर आते हैं। उसमें क्या होता है, देखिए पहले हम एजुकेशन देख लेते हैं वन बाय वन करके कि किस स्टेज पर कौन सी एजुकेशन की प्लेटो बात करते हैं। प्लेटो प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं 0 to 6 ईयर, जिसमें जिम्नास्टिक्स, म्यूजिक, मोरल स्टोरीज। अब जिम्नास्टिक्स फिजिकल डेवलपमेंट के लिए प्लेटो कहते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट, और मोरल स्टोरीज क्या है, करेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। तो ये डिफरेंट
एज में डिफरेंट सब्जेक्ट को प्लेटो फोकस करते हैं उन डिफरेंट सब्जेक्ट पर डिफरेंट एज के स्टूडेंट्स के लिए। देन सेकेंड एज में सेकेंडरी एजुकेशन 6 to 20 ईयर्स। इसमें क्या है, प्लेटो सभी ऑल जनरल सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं, साथ साथ मिलिट्री एजुकेशन के साथ साथ। ठीक है। देन अब ये जो प्रोसेस है ये प्लेटो क्यों लेकर आता है, ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि एथेंस और स्पार्टा दोनों की जो एजुकेशन को प्लेटो ने देखा, तो उन्होंने देखा कि जो एथेंस की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या है, प्राइवेटाइज होती जा रही है, और यहाँ पर एजुकेशन सिर्फ नोबल क्लास वालों को मिल रही है। लेकिन स्पार्टा में क्या है, स्पार्टा में एजुकेशन स्टेट स्पॉन्सर है, जहाँ पर सभी को एजुकेशन मिल रही है, और मेल और फीमेल दोनों को एजुकेशन मिल रही है। लेकिन एथेंस में ऐसा नहीं था। तो इसी बेस पे इन दोनों की कंपैरिजन करके प्लेटो कहीं ना कहीं अपनी थ्योरी लेकर आते हैं, थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो इसी बेस पे वो अपनी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज रखते हैं। देन इन दोनों स्टेजेस के बाद फर्स्ट टेस्ट जो रखते हैं वो 20 ईयर्स में रखते हैं। 20 ईयर्स में के बाद फर्स्ट टेस्ट जो होता है, उसके बाद जो उस टेस्ट को क्लियर कर लेता है या पास कर लेता है, तो वो जाता है नेक्स्ट स्टेज में, हायर एजुकेशन वाली स्टेज में। और जो बाकी बच जाते हैं वो बनते हैं प्रोड्यूसर, ट्रेडर्स की कैटेगरी में वो आ जाते हैं। देन हायर एजुकेशन में जो जाते हैं, कंटिन्यू कर पाते हैं, वो क्या है, उनको 20 to 30 ईयर्स वाली एक स्टेज होती है, उसमें मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री और लिटरेचर पर फोकस किया जाता है। देन सेकंड फिर टेस्ट होता है 30 ईयर्स की एज में। 30 ईयर्स में एक और टेस्ट होता है, उस टेस्ट में जो क्लियर कर पाते हैं वो जाते हैं फिलोसफर की कैटेगरीज में, और जो बाकी बच जाते हैं वो जाते हैं सोल्जर्स की क्लास में। देन हायर एजुकेशन के बाद सेकेंड स्टेज आती है 30 to 35 ईयर। इसमें प्लेटो कहते हैं कि डायलेक्टिकल्स और फिलोसफी के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस रखने के लिए बोलते हैं। देन हायर जो एजुकेशन के बाद देन स्टेज 3 आती है, उसमें 35 to 50 ईयर्स, जो 15 ईयर्स का जो पीरियड होता है, उसमें प्लेटो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस देते हैं। देन अब इस जो प्रोसेस जो निकल कर आएगा, जो फिल्ट्रेशन होकर आएगा, जो फिल्टर होगा, उसके बाद हमारे सामने होंगे फिलोसफर। इस प्रोसेस को जो कंप्लीट कर लेंगे वो कहलाएंगे फिलोसफर किंग। देन हम फिलोसफर किंग कौन है, हम फिलोसफर किंग को एक सिंबल मान सकते हैं, किसका, नॉलेज और सेक्रीफाइस का। अब फिलोसफर किंग वो कहलाएंगे जो नॉलेज से लव करें, जो नॉलेज जानने के इच्छुक हो। ठीक है। जिनमें क्या है, पावर की कहीं ना कहीं कोई भी भूख ना हो, पावर के लिए वो कहीं भी जद्दोजहद ना करें, बस क्या है, सिर्फ उनको क्या है, लव फॉर नॉलेज। ओके। देन इसी में से हम देख सकते हैं कि किस तरह प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन में से ही फिलोसफर किंग की थ्योरी निकाल कर लेकर आते हैं। देन चलिए हम अब क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन की। अब क्रिटिसिज्म क्या, ह्यूमन साइकोलॉजी को यहाँ पर कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं प्लेटो। अब कहीं भी यहाँ पर ये नहीं है कि, क्योंकि डेली हर सिचुएशन में ह्यूमन की जो साइकोलॉजी है वो चेंज होती रहती है। लेकिन हम इस थ्योरी में देख सकते हैं कि जिस तरह उन्होंने क्लासेस को डिवाइड किया और उनकी एजुकेशन और उनको फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस रखा, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी को इग्नोर करता है। देन सेकंड, वो गार्जियन क्लास पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस थ्योरी में। देन अगर हम बात करें कि ये जो प्रोसेस है, जो 0 to 50 ईयर्स का जो लंबा प्रोसेस है प्लेटो रखते हैं, ये कहीं ना कहीं लेंथी और एक्सपेंसिव है। और ये 20 ईयर्स में जो फिल्ट्रेशन टेस्ट होता है, जो इसमें पास नहीं हो पाते, उन पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि भाई उनको कहीं ना कहीं कम्प्लीटली इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है। चलिए, तो ये था थ्योरी ऑफ एजुकेशन। हम लास्ट में एक और देख लेते हैं उनकी बुक्स, द स्टेट्समैन, जिनमें वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के फॉर्म की जिक्र करते हैं कि किस तरह की जो फॉर्म है किस तरह की जो गवर्नमेंट है वो बेस्ट रहेगी किस कंडीशन में। जब अगर स्टेट में लॉ है, कानून से अगर सरकार चल रही है, तो वहाँ पर
कहीं ना कहीं प्लेटो मानते हैं कि मोनार्की की गवर्नमेंट बेस्ट रहेगी। मोनार्की क्या होती है? मोनार्की जैसे इंग्लैंड में किंग और क्वीन हेड होते हैं, तो वो उस तरह की जो गवर्नमेंट होती है उसको मोनार्की बोलते हैं। मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद अ मोनार्क एट द हेड। जैसे हमने बात की कि इंग्लैंड में जैसे क्वीन क्या होती है? गवर्नमेंट की हेड होती है, तो उसको क्या है? वो मोनार्की होती है। देन रिस्टोक्रेसी। रिस्टोक्रेसी में जो हाई क्लास है या नोबल क्लास है, उसके जो गवर्नमेंट वो चलाते हैं उसको रिस्टोक्रेसी कहा गया है। देन इस जब लॉ की बात आती है कि जब लॉ से गवर्नमेंट लॉ के द्वारा चलाई जाती है, तो प्लेटो मानते हैं कि मोनार्की इज़ बेस्ट। इस कंडीशन में डेमोक्रेसी को प्लेटो एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं मानते। देन हम सेकंड पॉइंट जो स्टेट्समैन ने उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जिक्र करते हैं, तो सेकंड पॉइंट में वो कहते हैं कि अगर लॉ नहीं है, किसी स्टेट में लॉ नहीं है, देन वहाँ पर क्या है? डेमोक्रेसी बेस्ट रहेगी, डेमोक्रेसी बेस्ट रहेगी। देन वो उस फॉर्म में दो और गवर्नमेंट फॉर्म का जिक्र करते हैं प्लेटो। टायरनी, स्टेट अंडर क्रूल एंड ओप्रेसिव गवर्नमेंट, जहाँ पर क्रूरता और बदतर तरीके से गवर्नमेंट चलाई जाती है, ठीक है। एंड ओलिगार्की, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, मतलब फ्यू पीपल, क्या फ्यू पीपल के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जा रही है, तो वो क्या है? ओलिगार्की, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इनकी थ्योरी को और देखेंगे। एक दो थ्योरी और बच गई है, उनको हम देखेंगे। तब तक के लिए stay safe, stay healthy. Thank you for watching, and please like and share and subscribe our channel. Thank you.